निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इन स्पेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी शुरुआत निजी कंपनियों को अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए की गई। दूसरा, यह उपयुक्त नीतियों के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में इसरो की भूमिका को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करेगा। अब आपको बताना है कि इन स्पेस के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो इन स्पेस है इसकी शुरुआत निजी कंपनियों को अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए की गई कि इंडिया का जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल कर पाए जो प्राइवेट कंपनीज़ है। और इस इन स्पेस की फुल फॉर्म में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये इसरो की जो भूमिका है उसको निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करेगा, नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाया जाएगा। ओके, अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखिए, द हिंदू की खबर है आज की, विद स्पेस रिफॉर्म्स प्राइवेट सेक्टर टू गेट लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात की गई है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे NSIL का जिक्र है ऑलरेडी। देखो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो MCQ की जो हमारी नवंबर दिसंबर जो 7 नवंबर से सीरीज शुरू हो रही है स्टूडेंट्स, वहाँ पे मैं ऑलरेडी जो NSIL है क्या, इसका क्या काम है, इस पर हमारे MCQ बन चुके हैं। और इस बार मैंने जब पढ़ा रहा था मैं तब भी मैंने बोला था कि ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो NSIL को भी याद रखेंगे प्रीलिम्स 2020 के लिए। चले आगे, अगला प्रश्न है, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, योजना के तहत लाभार्थियों में किसान उत्पादक संगठन MSMEs और निजी कंपनियां होगी। सेकंड, यह निजी क्षेत्र में डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण की अवसंरचना विकास के लिए एक उचित सुविधा उपलब्ध कराएगा। अब आप बताइए कि पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए, 24 जून की खबर है, कैबिनेट ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड, और इस फंड की राशि कितनी होगी, 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको मंजूरी दी है। इसका काम क्या था, दोनों स्टेटमेंट मैंने बता दिया कि इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे और उसके साथ साथ ये किस चीज़ की फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा। जैसे निजी क्षेत्र में क्या करेगा, डेयरी और जो मीट प्रोसेसिंग जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो सरकार वो हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि वो इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। ओके स्टूडेंट, आगे चले। अब ये देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भगवान गौतम बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई जो शाक्य गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक में अवस्थित था। ठीक है। दूसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया। अब आप बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या है। क्या होगा इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ। देखो स्टूडेंट्स में क्या लिखा है, गौतम बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें लिखा है
शाक्य गणतंत्र में अवस्थित था कुशीनगर, नहीं ये शाक्य गणतंत्र में अवस्थित नहीं था, ये मल्ल गणतंत्र में अवस्थित था, क्या कुशीनगर। ठीक है, अब बात की जाए तो शाक्य गणतंत्र, ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ मैं बताता हूँ। जो इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ था, ये शाक्य गणतंत्र में। ठीक है, चलते हैं अब आगे, देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए 24 जून की खबर है, पीआईबी की नागरिक उड्डयन मंत्रालय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की स्वीकृति दी। ठीक है, तो इसका एक अपने आप में एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशीनगर हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, ठीक है, जैसे बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के निकट है, जिससे टूरिज्म में भी इससे बेनिफिट मिलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित होने से हवाई यात्रियों के लिए संपर्क में यहाँ पे सुधार होगा। साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धी लागत वाले यात्रा के ज़्यादा विकल्प मिल सकेंगे। चले अब आगे, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे देविका एवं पुनेजा नामक सेतुओं का शुभारंभ निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। ऑप्शंस है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम और अरुणाचल प्रदेश। ए, बी, सी या डी, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 24 जून की खबर है। इसमें लिखा है कि जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर और डोडा, जो ये जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं, में देविका और पुनेजा सेतुओं का निर्माण किया है। मतलब उधमपुर में क्या है, देविका, ठीक है, और जो डोडा ज़िले में क्या है, पुनेजा। तो ये दो ब्रिजेस का इनका उद्घाटन किया है। चलते अब आगे, ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। लीशमेनियासिस अर्थात हिंदी में बोलेंगे लीशमेनियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी अर्थात नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, जो लीशमेनिया नामक परजीवी के कारण होती है। दूसरा, आंत के लीशमेनियता को भारत में कालाजार के रूप में जाना जाता है। अब आप बताइए कि लीशमेनियासिस के संबंध में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। एनटीडी होती क्या है, ऑलरेडी पुराने एमसीक्यू की सीरीज में हो चुकी है, और लीशमेनिया नामक एक परजीवी के कारण होती है बीमारी, और आंत में जो लीशमेनियता के कारण, जो आंत के अंदर जो लीशमेनियता होती है, उसी को भारत में कालाजार के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 24 जून की खबर है पीआईबी पे कि कालाजार में औषध प्रतिरोध से निपटने के लिए एक नया बायोमोलिक्यूल्स डेवलप किया गया है, जिसके कारण ये लीशमेनियता चर्चा में आई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, जिसकी चपेट में भारत सहित 100 कंट्रीज़, मतलब सिर्फ भारत नहीं है जो कालाजार की चपेट में आता है या लीशमेनिया की, तो 100 कंट्रीज़ में लोग इससे प्रभावित होते हैं, और ये एक परजीवी के कारण होता है जिसका नाम है लीशमेनिया। ठीक है, और जो किस कारण से होता है कि रेत की मक्खी के काटने से ये फैलता है। अब इसके 3 रूप होते हैं लीशमेनियता के। पहला जो आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है, और ये इस रोग का सबसे गंभीर रूप है। दूसरा है जो त्वचा को, और जो तीसरा है किससे संबंधित होता है, श्लेष्म त्वचीय, जिसमें त्वचा और श्लेष्मक घाव होता है। तो ये 3 इसके रूप है। ठीक है, और यहीं पे लिखा कि आंत के लीशमेनियता को आमतौर पे भारत में कालाजार के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये सारे स्टेटमेंट यहीं से लिए थे। तो अभी जो एक नए बायोमोलिक्यूल्स को डेवलप किया है, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट जो कालाजार है उससे निपटने में वो मदद करेगा, जिसके चलते ये चर्चा में आया। अब ये देख लीजिए, आपको बता देता हूँ कि एनटीडीज़ होते क्या है। उपेक्षित जो उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ, ये क्या है, एक तरह का ये ट्रॉपिकल जो रीजन्स है उन क्षेत्रों में मिलने वाला एक संक्रमण है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, जो लो इनकम पॉपुलेशन, मतलब
कम आय वाले जनसंख्या वाले देशों में, जैसे ये देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो, या कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका की, एशिया की और अमेरिकाज में, वहाँ पे एक ट्रॉपिकल इन्फेक्शन का प्रकार है। ठीक है, इसके बाद देखिए किसके कारण होता है, वायरस के कारण हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण और पैरासाइट्स के कारण, जिनको है हेलमिंथीज। ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज। ओके, अभी तक कुछ 13 जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है उनके नाम यहाँ मैंने लिखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लीशमैनियासिस है, इसमें एक लेप्रोसी है, लिम्फेटिक फाइलरेसिस है। ठीक है, ये सारे 13 डिजीज़ के यहाँ पे जो एनटीडी है उनके नाम है। ओके, अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए कि भारत भी क्या नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ से प्रभावित है, तो कई बार ऐसा लगता है कि उष्णकटिबंधीय, हम ज़्यादा इसको अक्सर अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनके रेफरेंस में हम इसको याद रखते हैं, लेकिन एनटीडी ये भारत में भी पाई जाती है स्टूडेंट्स, ये हम याद रखेंगे। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस है 2022, 2023, 2024 है, ये 4 नहीं है, और ये है 2025। क्या है इसका सही उत्तर बताइए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी का मतलब वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है इंडिया का। ये देखिए क्यों बनाया गया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पीआईबी में खबर है 24 जून की। तो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने वार्षिक टीबी रिपोर्ट जारी की गई है 2020 की। ठीक है, तो इसी के चलते मैंने आपसे पूछा कि हमारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है, तो याद रखेंगे ये 2025 है। ठीक है, बस आप मुझे बता देना क्या एसडीजी गोल्स में इसको हमने कब तक उन्मूलित करने का लक्ष्य निर्धारित है एसडीजी गोल्स में, वो डेट अगर आप बता सकते हो कि वो किस वर्ष तक उन्मूलित करने का लक्ष्य है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किस मंत्रालय ने युक्ति 2.0, ये कैसे है, युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका युक्ति के बारे में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक पोर्टल है। ठीक है, किसके लिए है ये, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये हायर एजुकेशन के लिए है, हायर एजुकेशन का पोर्टल है। क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं लिख देता हूँ, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, अब ये काम क्या करेगा, तो जो ये पोर्टल है हमारा, कोविड के कारण जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हुई है उनको एक मतलब व्यापक रूप से उनको कवर करेगा। किस क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में। तो युक्ति पोर्टल अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम याद रखेंगे। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए 24 जून की कल की खबर है, एचआरडी मिनिस्टर वर्चुअली लॉन्चेस युक्ति 2.0 फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, चलते हैं अब आगे। देखो स्टूडेंट, पिछले 2 दिन किसी विशेष कारणों की वजह से थोड़ा हेल्थ कंसर्न्स थे, उसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज 24 जून की इसमें हमारी न्यूज़ है जो कल और आज की न्यूज़ है, और आने वाले 1-2 दिनों में अगर पुरानी 1-2 दिन की कोई न्यूज़ बची है तो उनको भी मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है आपके नज़रों के सामने से ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं जो आपको किसी भी तरह की परेशानी हो करंट अफेयर में। ठीक है, इसलिए बिल्कुल पेशेंसली देखो, ठीक है, विश्वास के साथ देखो। अब ये देखो प्रश्न नंबर 8 क्या है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ATT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ATT एक बहुपक्षीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। दूसरा, ATT वर्ष 2014 में प्रभाव में आई और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब आपको बताना है कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा।
5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। क्या सही उत्तर है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही और दूसरा स्टेटमेंट भी सही। तो जो ये हमारी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि जो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में इस एटीटी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, और ये प्रभाव में कब आई? ये प्रभाव में आई वर्ष 2014 में। ये बात हो गई। ठीक है, अब इसमें जो बात की गई है यहाँ पे कि ये पारंपरिक हथियार अर्थात कन्वेंशनल जो वेपन्स है, ठीक है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को ये कंट्रोल करती है। तब हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल जो हम बात कर रहे हैं ये वेपन्स होते कैसे हैं, ये कौन कौन से वेपन्स को इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टैंक्स होते हैं, ठीक है, नेवल के जो वॉरशिप्स होते हैं, उसके साथ साथ इसमें क्या होती है, मिसाइल्स होती है और कुछ मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। इसमें मिसाइल्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ये इसके अंदर शामिल होते हैं। और सही है कि 2014 में प्रभाव में आई और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, ये नहीं वाला याद रखना है। ओके, अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों था। ये देखिए, ये 22 जून की खबर है। चाइना टू ज्वाइन यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है उसको ज्वाइन करेगा ताकि वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा दिया जा सके। तो आप ये बात ध्यान रखना। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, इसमें लिखा है कि संधि वर्ष 2014 में प्रभाव में आई, उसके साथ साथ भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका ने स्वयं को इस संधि से अभी हाल ही में से बाहर निकाला था खुद को। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है इट कम्स आफ्टर, मतलब चाइना का जो स्टेप है, कम्स आफ्टर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट है, जो अनाउंस प्लान्स लास्ट ईयर टू पुल द यूनाइटेड स्टेट्स आउट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, उनकी घोषणा के बाद चीन ने ये कदम उठाया कि वह इससे बाहर निकलेगा। ठीक, चले आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए की? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। बताइए क्या है इसका सही जवाब? इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये राजस्थान इसका सही उत्तर है। देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, राजस्थान गवर्नमेंट टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मील्स एट कंसेशनल रेट, मतलब किन पे कंसेशनल क्या है, छूट प्राप्त दरों पर आपको क्या मिलेगा, मील मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ताकि उनको शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल सके। ठीक है, तब बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि राजस्थान में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कांग्रेस है, कि कांग्रेस ने क्या किया है, रिनेम किया है ऑलरेडी। जो पूर्व की सरकार बीजेपी सरकार थी उसमें जो मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे जी ने था, उन एक स्कीम चलाई हुई थी, उसी का ये रिनेम्ड वर्जन है। ठीक है, ऑफिशियल सेज इट एक्सपायर्ड ऑन मार्च 31, कि वो जो स्कीम है वो मार्च 31 पे एक्सपायर्ड हो गई थी, तो उसी के बाद इसको इंदिरा रसोई योजना के नाम से लॉन्च किया गया है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं? ठीक है, स्पेशली जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो बच्चे, उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो राजस्थान की उस स्कीम का नाम बता सकते हैं जो कि लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए, कम दरों पर उनको अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की गई थी? वो स्कीम क्या थी जो वसुंधरा राजे गवर्नमेंट के टाइम पे लॉन्च की गई थी? ठीक है, चले आगे। अब ये देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ देश और संगठन है, दूसरी तरफ है उपग्रह प्रणाली। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका जीपीएस, यूरोपियन यूनियन ग्लोनास, रूस गैलीलियो और चीन बैदू। तब आप बताइए कि ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सही सुमेलित है? अवश्य पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, सही जवाब देना है आपको। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो जीपीएस
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, वो सही सुमेलित है, और चीन का है बेडू। लेकिन जो ये यूरोपियन यूनियन और रूस की बात की गई है, मैं आपको बता देता हूँ, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है और रूस का ग्लोनास है। ठीक है, ये एक नेविगेशन सिस्टम है। अब चर्चा में क्यों आया देखते हैं। ये देखिए 23 जून की खबर है, बेडू चाइनाज लॉन्च फाइनल सैटेलाइट इन चैलेंज टू जीपीएस। अमेरिका का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसकी चुनौती के रूप में चाइना ने अपने जो फाइनल सैटेलाइट है, जो बेडू जो उसकी प्रणाली होगी, जैसे अमेरिका की जो नेविगेशन प्रणाली है जीपीएस है, ठीक है, उसके एक पैरेलल ये चीन ने अपनी स्वयं की डेवलप की है, और इस नेविगेशन प्रणाली का जो फाइनल सैटेलाइट था उसको चाइना ने लॉन्च किया है। ओके, अब आप देखिए इसमें लिखा है कि मेड अप ऑफ 35 सैटेलाइट्स एंड प्रोवाइड्स ग्लोबल नेविगेशन कवरेज। मतलब वैश्विक स्तर पर जिस तरह से आज जीपीएस पूरे विश्व में नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, उसी तरह से चाइना का ये बेडू भी नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ग्लोबल लेवल पे। और इसमें कितने सैटेलाइट्स है कुल मिला के 35 सैटेलाइट्स। ठीक है, चलते अब आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे तोनोशिरो सेनकाकू द्वीप का संबंध निम्नलिखित देशों के बीच तनाव से है। मतलब किन देशों के बीच तनाव से संबंधित है तोनोशिरो सेनकाकू द्वीप। ठीक है, ऑप्शंस है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन एवं फिलीपींस, चीन एवं वियतनाम, जापान एवं चीन। ठीक है, बताइए ए, बी, सी या डी किसका संबंध है तोनोशिरो सेनकाकू विवाद से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान एवं चीन। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न क्यों बनाया गया। ये देखिए, ये 22 जून की खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। आफ्टर फेस ऑफ विद इंडिया, चाइना एम्ब्रॉयल्ड इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स विद जापान। अभी मतलब इंडिया से अभी लद्दाख रीजन में जो इंडिया और चाइना के बीच में जो विवाद की और तनाव की स्थिति बनी थी, अब चीन के सामने एक नया तनाव और विवाद की स्थिति बन रही है मैरीटाइम क्षेत्र में। किसके साथ? जापान के साथ। और वो किस कारण है? देखो कि सेनकाकू आइलैंड की एक चेन है पूरी, आप देख सकते हैं इमेजेस में लगाया गया है। विच चाइना कॉल्स, इन जो द्वीपों को चाइना बोलता है डियायूज, हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेड बाय जापान सिंस 1972। मतलब इन द्वीपों को अभी तक जापान के द्वारा प्रशासित किया जाता है वर्ष 1972 से लेके। लेकिन जो इसका लीगल स्टेटस है इन द्वीपों को लेके, वो अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है दोनों देशों के बीच। ठीक है, जिसके चलते ही चर्चा में आया। ओके, चले अब आगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? 23 जून, 24 जून, 25 जून या 26 जून? ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं। देखो स्टेट सर्विसेज में इस तरह के क्वेश्चन, यूपीएससी में तो स्टूडेंट बिल्कुल भी चांसेस नहीं है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन जो यूपी का, एमपी का, आरपीएससी का और उसके साथ साथ बिहार वगैरह के बच्चे भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हर ग्रुप के लिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस की वैरायटी है। तो जो बच्चे स्टेट सर्विसेज देते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं। अगर आता है तो आता है, वरना क्या आप गैस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में आप एलिमिनेशन का जो ऑप्शंस आपके पास नहीं होता। तो ये इस प्रकार की जो इंपॉर्टेंट डेज से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है वो मैं ज़रूर कवर करता हूँ, ताकि हर बच्चे को बेनिफिट मिले हमारी क्लासेस से। अब ये देखते हैं प्रश्न क्यों बनाया गया था। ये देखिए 23 जून की खबर है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, सुशील कुमार, साइना नेहवाल शेयर मेडल विनिंग मेमोरीज। ठीक है, उन्होंने अपनी मेमोरीज को शेयर किया है। तो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 जून के दिन। चलिए अब आगे। अगला प्रश्न है, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट की शुरुआत नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन फोरम के साथ मिलकर की है। दूसरा, भारत की जो ये पहल है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यह पहल उभरती अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन विकार्बनीकरण है। ये निकार्बनीकरण ना होके वी, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, वी है ये, अर्थात DTEE पहल का एक हिस्सा है। अब आप बताइए
कि डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इसके बारे में ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, नीति आयोग, खबर है 24 जून की। नीति आयोग और ITF ने भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, इसका कारण क्या है? वैसे पूरी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ना। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 3 लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। मैं, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं साफ नजर आए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप इसको जरूर सुनना। इस पे लिखा है, भारत का परिवहन क्षेत्र तीसरा सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला क्षेत्र है, जहां प्रमुख योगदान सड़क परिवहन क्षेत्र से आता है। ठीक, भारत में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 13% परिवहन क्षेत्र से आता है, मतलब जितना हम CO2 एमिशन करते हैं उसका 13% ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आ रहा है। और ये उत्सर्जन 1990 के बाद 3 गुना से अधिक हो गए। मतलब ये काफ़ी विचारणीय मुद्दा है कि 1990 से लेके और अभी तक पिछले 30 सालों में हमने 3 गुना ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से। कारण क्या है? भारत में बढ़ती मोटरीकरण है और गतिशीलता की मांग ने शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, भीड़ के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी योगदान दिया है। इसके चलते ही, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में परिवहन के चलते CO2 एमिशन बढ़ा है, इसलिए हमने डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा एक तू खेलो और एक तू पढ़ो पहल की शुरुआत की? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा। बताइए A, B, C या D, सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है त्रिपुरा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखते क्यों बनाया हमने। ये देखिए, त्रिपुरा गवर्नमेंट, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, लॉन्च अनाउंसेस एक तू खेलो एक तू पढ़ो एक्टिविटी है एक तरह से जो लर्निंग प्रोजेक्ट टू एंगेज स्टूडेंट्स अमिड कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ज़्यादातर बच्चे अपने घर में ही है, ऐसे में उनको एंगेज करने के लिए एक तू खेलो एक तू पढ़ो, जो इसकी एक्टिविटी बेस्ड एक इनिशिएटिव है, जिसकी घोषणा त्रिपुरा सरकार ने की है। ठीक है, चले अब आगे। और कब से शुरू की जाएगी? ये 25 जून, मतलब आज की तिथि से इसको लॉन्च किए जाने की, इस प्रोजेक्ट को, ये शेड्यूल्ड है 25 जून को लॉन्च होगा, मतलब आज की तिथि में। चलिए अब आगे। अगला प्रश्न है, प्राय समाचारों में चर्चा में रहने वाले लॉन वॉल्फ थ्रेट का संबंध निम्नलिखित किससे है? ए, संरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध शिकार पर रोक, बी, आतंकी समूहों की सहायता के बिना आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, सी, भारत में भेड़िया संरक्षण की एक योजना, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए, लॉन वॉल्फ थ्रेट का संबंध किससे है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये आतंकी समूहों की सहायता के बिना आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, उससे संबंधित है लॉन वुल्फ थ्रेट। ठीक है, हालांकि जो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये टर्म है, ये शब्द है लॉन वुल्फ थ्रेट, जो इसका उपयोग सबसे पहले अमेरिकी कानून और प्रवर्तन एजेंसी है, अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसी एवं मीडिया के द्वारा किया गया था इस टर्म का इस्तेमाल। और ये किस लिए? लॉन वुल्फ अटैक क्या होता है कि आपका किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से आपका कोई लिंक नहीं है, उसके बावजूद भी आप आतंकी घटनाओं को अगर अंजाम दो तो उनको बोला जाता है लॉन वुल्फ थ्रेट या लॉन वुल्फ अटैक भी बोला जाता है। और इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है इस तरह के हमले। अभी जैसे यूके भी चर्चा में आया था इस तरह के हमलों के कारण। जैसे मैं बताता हूँ क्या है इस प्रश्न का आधार। देखिए 23 जून की खबर है ये द हिंदू की, द लॉन वुल्फ थ्रेट ऑन आइसोलेटेड टेरर अटैक इन लंदन। तो इस तरह के हमले दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। तो अभी ये चर्चा में आया था, लंदन में इस तरह के हमले देखे गए थे। ओके, चले अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह अत्यधिक द्रव्यमान वाला महादानव अर्थात सुपर जायंट तारा है जिसमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन होती है। सेकंड, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ब्रह्मांड के पहले हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार की खोज की है। ठीक है,
तो बताइए क्या सही उत्तर है, ए, बी, सी या डी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। कैसे? देखो, पहला स्टेटमेंट में क्या है कि अत्यधिक द्रव्यमान वाला जो सुपरजाइंट तारा होता है जिसमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये हॉट एक्सट्रीम जो हीलियम स्टार्स होते हैं, इनकी जो खास खूबी क्या होती है, ये कम द्रव्यमान के और उसके साथ साथ इनके अंदर कम हाइड्रोजन भी होती है। इसलिए क्या है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इसके चलते गलत हुआ। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत ने पहले ऐसे ब्रह्मांड के स्टार की खोज की है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आकाश गंगा में अभी तक इस तरह के 21 तारों का पता चल चुका है, तो ऐसा ये पहला तारा नहीं था जिसके बारे में पता चला। चले अब आगे। अब ये देखिए, डिटेक्शन ऑफ फ्लोरीन इन हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स सॉल्व्स देयर एवोल्यूशन मिस्ट्री। तो यहाँ पे चर्चा में आया था एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स, ठीक है, EHS भी बोला जा रहा है इनको, और 21 जून की खबर थी ये। आगे चलते हैं अब। ये देखिए, आज का हमारा जो अभ्यास प्रश्न है क्या है, प्रायः समाचारों में चर्चा में रहने वाले स्वाभिमान अंचल का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि स्वाभिमान अंचल का संबंध किससे है। देखो, 22 जून के दिन मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न क्या था स्टूडेंट्स, कि निम्नलिखित में से कौन कौन से CO2 के स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, मतलब ये सभी के सभी CO2 एमिशंस के सोर्सेज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक न्यूज़ थी आज के द हिंदू की, मर्जर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा चैनल इन फाइनल स्टेज। जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जनवरी फरवरी के टाइम पे, कि राज्यसभा और लोकसभा चैनल को मर्ज करने की बात की जा रही है, और उसके लिए एक क्या कमेटी का भी गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? वो थी प्रसार भारती के भूतपूर्व जो चेयरमैन सूर्य प्रकाश। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए, सूर्य प्रकाश कमेटी का संबंध किससे था? तो लोकसभा और राज्यसभा चैनल के मर्जर से था। ठीक है, तो यह फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लोकसभा जो टेलीविज़न है उसको शुरुआत की गई थी 2006 में और राज्यसभा की 2011 में। ठीक है, और अभी ये दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं तब से लेके अभी तक। अब क्या बात बोली जा रही कि अब जो मर्जर के बाद होगा क्या, तो अंडर द बैनर ऑफ संसद टीवी, मतलब संसद टीवी के बैनर के अंदर, सोर्स के अनुसार ये होगा कि ये दोनों अपने टेलीकास्ट को, लाइव प्रोसीजर्स को जारी रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं अब। ये अगली खबर है, ये RBI विल सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने जो डिपॉजिटर्स के हितों को संरक्षित करने के लिए डिसाइड किया है कि जितने भी अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको RBI के सुपरविज़न में लाया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल हमारे सामने कुछ मुद्दे आए थे, जिसमें PMC बैंक के अंदर एक जो कुछ वहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ देखी गई, उसके चलते इस तरह की बात आने लगी कि इनको क्या करेगा, जो RBI इसको सुपरवाइज करेगा। वर्तमान की स्थिति क्या है? देखो, करंटली दीज बैंक्स कम अंडर डुअल रेगुलेशन, अभी दोहरे विनियमन के अंदर आते हैं, जिसपे किस किस का नियंत्रण होता है? RBI का एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये दोनों के ये सुपरविजन में आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? द मूव टू ब्रिंग दीज अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सर्विलेंस ऑफ RBI कम आफ्टर द सेवरल इंस्टांसेस ऑफ फ्रॉड एंड सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ इंक्लूडिंग द मेजर स्कैम एट द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो स्कैम हुआ था, वहाँ पे जो फाइनेंशियल नियमितताएँ पाई गई थी, उसके बाद ये चर्चा में आया था। ठीक है, तो सरकार ने भी ये स्टेप लिया है। आगे चलते हैं अब। ये देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि OBC के सब कैटेगराइजेशन के लिए सरकार ने एक पैनल का गठित किया था। अब उसके कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ा दिया गया। इस पे ऑलरेडी MCQ बन चुका है, तो इसलिए मैंने दोबारा से नहीं बनाया। बस मैं आपको बता देता हूँ कि जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC क्लासेस पे एक पैनल गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रही है भूतपूर्व, G रोहिणी के अध्यक्षता में। ठीक है,
अब ये कब तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा? ये 31 जनवरी 2021 तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। गठन कब हुआ था? अक्टूबर 2017 में, ठीक है। और जो इसकी इनिशियल डेडलाइन ऑफ 12 वीक्स थी कि ये 12 हफ्तों के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस देगा, लेकिन लगातार अब कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन बन गई तो इसके कार्यकाल को और एक्सटेंड किया गया। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है, तो वो है रोहिणी आयोग, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखो एक और खबर है कि एजुकेशन गैप वाइडन यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को ने बोला है कि जो शिक्षा में अंतराल है वो बढ़ा है। ऑलरेडी पहले से अंतराल था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के चलते जो एजुकेशन गैप है विभिन्न वर्ग के और विभिन्न जो स्थितियों के जो बच्चे हैं उनके बीच में शिक्षा का अंतराल बढ़ा है। रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को ने अभी, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है। इसमें जो बोला गया है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको एक पैराग्राफ ये पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ ये पढ़ाऊंगा। ये देखिए क्या क्या पैराग्राफ है। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ एक्सेबरेटेड इनइक्वालिटीज़ इन एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। यूनेस्को का कहना है कि कोविड-19 के कारण शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर जो असमानताएं बढ़ी है, ठीक है। और इसने जो रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है उसमें बोला है कि अबाउट 40% ऑफ लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैव नॉट सपोर्टेड लर्नर्स एट रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। इसने बोला है कि विश्व में लगभग 40% जो लो और लोअर इनकम कंट्रीज़ है, जो कोविड-19 के कारण जो सिचुएशन पैदा हुई है, इसके कारण जो स्कूल में बच्चे नहीं जा पाए, उनका एक तरह से एक्सक्लूजन हुआ है, उसको रोकने में सरकार क्या है, उनको पर्याप्त सफल नहीं हुई है। जैसे विशेष रूप से किन के लिए? जो पुअर कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, गरीब वर्ग से जो आते हैं, क्लास से, कम्युनिटी नहीं बोलूँगा, क्लास है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है और लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। आप एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ स्टूडेंट्स। चलो स्कूल तो बंद हो गए और आपने बोला कि ऑनलाइन सेटअप की ओर आते हैं, तो ऑलरेडी ऑनलाइन के लिए क्या सभी के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या सभी के पास डिजिटल वो इक्विपमेंट्स है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स या इंटरनेट? एक तो ये वो सबके पास समान उसकी एक्सेस नहीं है। दूसरा, अब सपोज करो उससे तो क्या हुआ, जो नॉर्मल कंडीशंस के फिजिकल कंडीशंस में, जैसे सपोज करो कोई ब्लाइंड है या कोई उसके साथ साथ कोई मतलब दृष्टि बाधित है या उनको सुनने में कठिनाई है, उस तरह के बच्चों के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने एक नई तरह की चुनौतियाँ उपस्थित की है कि वो उनका लर्निंग प्रभावित हुई है। इस तरह की बातें इस मुद्दे में उठाई है। उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि सभी स्टूडेंट्स के और सभी टीचर्स के पास वो इक्विटेबल एक्सेस नहीं है। किन के लिए? इंटरनेट तक, टेलीविज़न के ज़रिए, आप जो रेडियो के ज़रिए जो प्रोवाइड कर रहे हो। इसने ये भी बोला है कि कोविड-19 में 3 तरीके से बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की गई, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। ये बात इस रिपोर्ट में बोली गई है। अब यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट ने बोला, इवन एज गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी द डिजिटल डिवाइड्स लेज बेयर द लिमिटेशंस ऑफ अप्रोच, नॉट ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर हैव एक्सेस टू एडुकेट, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इक्विपमेंट्स भी नहीं है और सभी के पास उतनी स्किल भी नहीं है, ठीक है। और ऐसी वर्किंग कंडीशंस और सबके लिए समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते जो एजुकेशनल गैप है वो बढ़ रहा है, यूनेस्को का ऐसा मानना है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।